मई 1998 का महीना। राजस्थान के थार रेगिस्तान में आधी रात का समय। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा, लेकिन रेत के उन खामोश टीलों के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जो जल्द ही पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला था। भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट के जवान और देश के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक बेहद गुपचुप तरीके से एक मिशन में जुटे थे। ये एक ऐसा मिशन था जिसकी अगर थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो भारत पर दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध लग सकते थे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस असाधारण व्यक्ति की कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो इस ऐतिहासिक रात के पीछे का असली रणनीतिकार और मास्टरमाइंड था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर भारत ने अमेरिका के उन अरबों डॉलर के जासूसी उपग्रहों को चकमा कैसे दिया, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास आसमान में ऐसे बेहद उन्नत उपग्रह थे जो धरती की हर एक छोटी बड़ी गतिविधि की निगरानी कर सकते थे। और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह अच्छे से पता था कि उन सैटेलाइट्स की नजरें सीधे पोखरन पे टिकी हैं। यह पूरी स्थिति बिल्कुल किसी हॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर फिल्म जैसी थी। इस भारी दबाव के बीच किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन उपग्रहों को अंधा करना और दुनिया को भनक लगे बिना परमाणु परीक्षण करना सच में कोई मामूली बात नहीं थी। और इस अभूतपूर्व अभियान का नेतृत्व कर रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदंबरम। तो हमारे इस विश्लेषण के पहले भाग में बात करते हैं रेगिस्तान के उस सबसे बड़े रहस्य यानी ऑपरेशन शक्ति की। लेकिन उस रेगिस्तान की कहानी तक पहुंचने से पहले भाग 2 में हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रामेश्वरम के उस लड़के की ओर जिसकी शुरुआत बेहद साधारण थी। 1998 के उस तनावपूर्ण रेगिस्तान से निकलकर जरा 15 अक्टूबर 1931 के समय में वापस चलते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में भारत के इस महान स्वप्नदृष्टा का जन्म हुआ था। उनकी शुरुआत एकदम जमीनी थी। उनके पिता जैनुल आबदीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनके पास एक लकड़ी की नाव हुआ करती थी। उसी नाव से वे हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच समुद्र पार कराते थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए बचपन में अखबार तक बेचे। अब सोचिए उनके जीवन की ये जमीनी सच्चाइयां और बाद में उनकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियां, इनके बीच का ये अंतर ही उनके चरित्र की असली ताकत दिखाता है। एक छोटे से गांव से निकलकर इतिहास बदल देने की ये कहानी सच में बेमिसाल है। उनके छात्र जीवन का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कलाम एक क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें एक निचले स्तर के लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना था, लेकिन उनके डीन उनके काम की गति से खुश नहीं थे। उन्होंने कलाम को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर प्रोजेक्ट अगले 3 दिन में पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद कलाम ने बिना सोए लगातार काम किया और डिजाइन को समय पर पूरा कर दिखाया। तब डीन ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें जानबूझकर तनाव में डाल रहा था और एक मुश्किल डेडलाइन को पूरा करने के लिए कह रहा था। असल में यही वो पल था जिसने कलाम को भयंकर दबाव में भी बेहतरीन काम करना सिखा दिया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, महज 250 रुपए। ये जानकर हैरानी होती है कि 1960 में जब उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तो उनका मासिक वेतन सिर्फ 250 रुपए था। आज पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है, लेकिन उनकी शुरुआत कितनी बुनियादी थी। ये सच में इस बात का एहसास कराता है कि बड़ी कामयाबियों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे स्तर से ही होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सितारों की ओर उड़ान यानी उनके इसरो के वर्ष। साल 1969 में उनके करियर ने एक नया और बड़ा मोड़ लिया जब वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आ गए। DRDO में अपना पहला होवरक्राफ्ट नंदी बनाने के बाद अब उन्हें आसमान की सीमाएं भी छोटी लगने लगी थी। उनकी नजरें सीधे अंतरिक्ष और सितारों पर टिक गई थी। इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उनके 10 सालों के अथक परिश्रम का ही यह नतीजा था कि 1980 में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इस एक कामयाबी ने भारत को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के विशिष्ट क्लब में लाकर खड़ा कर दिया। इस बड़ी सफलता के बाद 1982 में उन्हें वापस DRDO बुला लिया गया। और इसके बाद शुरुआत होती है भाग 4 की, मिसाइल शस्त्रागार का निर्माण, जिसे हम IGMDP के नाम से भी जानते हैं।
यहीं से उस दौर की शुरुआत होती है जिसने भारत की रक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। तत्कालीन रक्षा मंत्री आर वेंकटरमण ने कलाम को एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण काम सौंपा, एक साथ कई सामरिक मिसाइलों का निर्माण करना। इस विशाल मिशन को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया। उस समय पश्चिमी देशों की एक नीति थी, तकनीक इनकार यानी टेक्नोलॉजी डिनायल। इसके तहत उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण एरोस्पेस और रक्षा उपकरण देने से साफ मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर कलाम ने इसे कोई बाधा नहीं बल्कि एक शानदार अवसर माना। उन्होंने और उनकी टीम ने स्वदेशी रूप से महत्वपूर्ण पुर्जों का खुद ही आविष्कार कर डाला। उदाहरण के लिए अग्नि मिसाइल के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस का भयानक तापमान सहने वाली कार्बन कार्बन कंपोजिट री एंट्री शील्ड ये पूरी तरह से भारत में ही विकसित की गई थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने एक पूरा शस्त्रागार ही तैयार कर लिया। युद्ध के मैदान के लिए सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी, लंबी दूरी के लिए अग्नि, हवाई रक्षा के लिए आकाश और त्रिशूल, और टैंकों के कवच को भेदने के लिए नाग मिसाइल। इन 5 मिसाइलों ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति बना दिया और देश को अपनी सामरिक आजादी दी। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। भाग 5, ऑपरेशन शक्ति की सामरिक गोपनीयता, 1998 का वो चरमोत्कर्ष। देखिए, मिसाइलें तो बन गईं, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। असल जरूरत थी इन मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की। तो हम वापस लौटते हैं थार रेगिस्तान में। यह काम न सिर्फ तकनीकी रूप से बहुत पेचीदा था, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से बचना सबसे बड़ी चुनौती थी। अमेरिकी निगरानी को चकमा देने के लिए कलाम, 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट और 75 वैज्ञानिकों की टीम ने बड़ी ही गजब की रणनीतियां अपनाई। सारी खुदाई सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में होती थी और सुबह की पहली किरण से पहले हर उपकरण को वापस उसकी जगह पर छिपा दिया जाता था। जो रेत निकाली जाती थी उसे हवा के प्राकृतिक टीलों का आकार दे दिया जाता। वैज्ञानिकों ने अपने असली नाम छुपा लिए और सेना की वर्दी पहनकर काम किया ताकि उपग्रहों को लगे कि बस कोई सामान्य सैन्य अभ्यास चल रहा है। यहां भारत के परमाणु सिद्धांत में आए एक बड़े रणनीतिक बदलाव को समझना जरूरी है। 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण हुआ था, उसे पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में पेश किया गया था। लेकिन 1998 का यह परीक्षण बिल्कुल अलग था। यह परीक्षण भारत को एक पूर्ण रूप से हथियारबंद शस्त्रागार वाली परमाणु शक्ति बनाने के लिए था, ताकि देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत निवारक यानी डेटरेंट स्थापित किया जा सके। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 और 13 मई को जो 5 धमाके हुए, उन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। एक 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, 15 किलोटन का प्लूटोनियम डिवाइस और 3 सब किलोटन डिवाइस। इन सफल परीक्षणों ने बिना किसी शक के आधिकारिक तौर पर भारत को दुनिया के सामने एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। भाग 6, एक राष्ट्र की स्थायी विरासत, हमारे जनता के राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति और उच्च कूटनीतिक तनाव के उस माहौल से निकलकर डॉक्टर कलाम का जीवन एक नए और बहुत ही सौम्य अध्याय में प्रवेश कर गया। 2002 से 2007 तक उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे कभी भी कोई पारंपरिक राजनेता नहीं बने। वे हमेशा जनता के राष्ट्रपति ही रहे। आइए देखते हैं कि उनकी प्रतिभा का सम्मान कैसे हुआ। दुनिया भर के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया और उनके अपने देश ने उन्हें भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अंततः भारत रत्न से नवाजा। उनकी असाधारण बुद्धि और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक थी। लेकिन उनका विज्ञान केवल हथियारों, मिसाइलों या उपग्रहों तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन का एक बहुत ही गहरा मानवीय पहलू भी था। उन्होंने मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत रक्षा सामग्री जैसे कि कार्बन पॉलीमर का उपयोग करके गरीब और वंचित लोगों के लिए बेहद सस्ती चिकित्सा सामग्री विकसित की। उनके द्वारा बनाए गए कलाम राजू स्टेंट और पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए बनाए गए बेहद हल्के वजन वाले कैलिपर्स ने सचमुच हजारों जिंदगियों को आसान बना दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके दिल के जो सबसे ज्यादा करीब था वो था एक शिक्षक होना। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर जैसी शानदार आत्मकथा लिखी। उनका दृढ़ विश्वास था कि छात्र ही किसी भी राष्ट्र का वास्तविक भविष्य होते हैं। और ये बात कितनी मार्मिक है कि जुलाई 2015 में जब उनका निधन हुआ, तब वे बिल्कुल वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वे IIM शिलांग में छात्रों को अपना व्याख्यान दे रहे थे। हम अपने इस विश्लेषण को इसे एक अंतिम लेकिन बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं।
सोचने वाली बात है कि रामेश्वरम में एक नाव मालिक का वो छोटा सा बेटा जो कभी अखबार बेचा करता था, वही आगे चलकर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा शिल्पकार कैसे बन गया। उन्होंने न केवल भारत की सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया, बल्कि लाखों युवाओं के दिलों में बड़े सपने देखने की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझ नहीं सकती। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि अगर इंसान में अटूट संकल्प हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।